Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome to today's video. So guys, आज की वीडियो में we are discussing about value investing and in what situation value investing will work and in what situation it will not work. So basically, one of our dear subscriber, Mr. Shridhar, he asked me a very good question. So his question goes like this: कि Hi Hemant, I watched almost all of your videos. Happy with the content and presentation. And one thing on value investing against the trending growth stocks, with my minimum knowledge that I invested in Sidala Healthcare, and his concern was that his stock is not going high, and his point is that all value stocks may not do its best. Please explain anytime in future. So here I am, and in this video I will try to explain you कि किस सिचुएशन में आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क करेगी एंड किस सिचुएशन में वर्क नहीं करेगी. सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिस्कशन करने से पहले हल्का सा हम डिस्कस करते हैं कि जो टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है और जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं कि जो ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स डिफरेंट कैसे होते हैं. वैल्यू इन्वेस्टिंग में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. वैल्यू इन्वेस्टिंग में टिपिकली हम क्या करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशली जो गिरे हुए होते हैं, जो टॉप से 20 30 40% भी डाउन हो सकते हैं, एंड देन हम उनमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और हम सिग्निफिकेंट पीरियड तक के लिए वेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद वो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई रिक्लेम करेंगे. हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि वो बस अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए, जो उनकी फेयर वैल्यूएशन है ना, वो बस वहां तक पहुंच जाए. ऑन दी अदर हैंड, ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना क्या होता है, तो जो स्टॉक बेसिकली ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. मोमेंटम क्या होता है कि जैसे कोई बंदा भाग रहा है तो वो भागता ही रहता है कुछ देर तक, अगेंस्ट कोई थप्पड़ मार के उसको नीचे गिरा दे. मोमेंटम में ऐसा ही होता है कि स्टॉक जब तक भाग रहा है वो भागता ही रहता है, अनलेस कोई सिग्निफिकेंट न्यूज ना आ जाए या अचानक से कोई बहुत मेजर सेल ऑफ ना आ जाए एक पर्टिकुलर स्टॉक में. सिमिलर मोमेंटम सेल साइड में भी हो सकते हैं, जो स्टॉक गिर रहा है वो गिरता ही रहता है. ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है मोमेंटम ट्रेडर्स की, अनलेस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग ना हो जाए. तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी का क्रक्स क्या है कि बाय विनर्स सेल लूजर्स, कि जो स्टॉक बढ़ रहे हैं उन्हें खरीद लो, जो स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं उन्हें बेच दो, विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस. जहां तक मुझे पता है मोमेंटम ट्रेडर्स बहुत ज्यादा फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देते हैं. ऑन दी अदर हैंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स इज गॉड. अगर कंपनी के फंडामेंटल तुम्हारे फेवर में नहीं है, अगर कंपनी की सेल्स नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, अगर कंपनी की बुक वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, तो उस कंपनी से दूर रहना होता है मोमेंटम सॉरी वैल्यू इन्वेस्टिंग में. ये हमने डिफरेंस समझ लिया. अब वैल्यू इन्वेस्टिंग कब वर्क, अब पहले मैं हल्का बताता हूँ तो मोमेंटम कब वर्क नहीं करता. सी मोमेंटम ट्रेडिंग में ना लोग क्या करते हैं, स्टॉक जा रहा है वो यहाँ पे खरीदते हैं तो वो हल्का सा ऊपर टारगेट रखते हैं, हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस, कि स्टॉक ने अगर रिवर्सल शो भी किया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वो एग्जिट कर जाएंगे. और ऊपर टारगेट पहुंच गया तो वो टारगेट को भी ट्रेल करते रहते हैं कि दे दे ट्राई टू कैप्चर बिग प्रॉफिट लेकिन लॉस छोटा ही हो. लेकिन मैं मोमेंटम ट्रेडिंग इसलिए फॉलो करना नहीं प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैंने जितनी बैक टेस्ट की है, जितना रिसर्च किया है, जितना मैंने नोटिस किया है, दो चीजें नोटिस की हैं. फर्स्ट, शायद मैं मोमेंटम सही से कैप्चर नहीं कर पाता हूँ. सेकेंड थिंग, मेरे स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते एज कंपेयर टू टारगेट. मतलब मैंने बैक टेस्ट ही किया है वर्चुअली, मैंने अपना पैसा मोमेंटम स्ट्रेटेजी में कभी नहीं लगाया. प्लस मेरे लिए पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. लकीली आई हैव अ गुड जॉब, स्टेबल इनकम आती है, तो मैं अच्छे से वेट कर सकता हूँ बेशक स्टॉक गिर रहा है. मोमेंटम ट्रेडर ज्यादा वेट नहीं करते, उन्हें क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है. तो मैं क्विक प्रॉफिट वालों में से नहीं हूँ. नाउ आई विल मेंशन 5 रीजंस जिसमें आपने मेंशन किया है श्रीधर की वैल्यू इन्वेस्टिंग माइट नॉट डू फॉर सम स्टॉक्स. स्टॉक का तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा कंट्रोल है या नहीं, ये आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ. टू ऑल द व्यूअर्स व्यूइंग दिस वीडियो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि ये जो 5 सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क नहीं करेगी, इसमें हमारा कंट्रोल है या नहीं है. पहली सिचुएशन इज कि आपने किसी भी शेयर को ऑल टाइम हाई पे खरीदा हुआ है. पहली बात तो देखो, ऑल टाइम हाई पे अगर तुम खरीद रहे हो तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होगी. स्टिल आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑल टाइम हाई पे शेयर को खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं यार भाई बहुत अच्छी वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, कंपनी की पी रेशियो देख सिर्फ 20 पे है और कंपनी की सेल्स नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, लेकिन देख तो सही भाई, मतलब पता नहीं क्या चलता है उनके दिमाग में, बस स्टॉक को वो ऑल टाइम हाई पे खरीद लेते हैं बहुत सारी चीजें देखने के बावजूद भी, और उसके बाद स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है. मैं यार स्टॉक मार्केट के जो टिपिकल स्विंग्स होते हैं ना, उनमें मैं काफी ट्रस्ट करता हूँ कि ये वॉलेटिलिटी है और रहेगी. चॉइस इज योर्स कि आपको स्विंग के ऊपर खरीदना है या स्विंग के नीचे. मैं नीचे की तरफ एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ. एग्जैक्ट बॉटम मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बॉटम की 5-10% की रेंज में खरीदना मैं प्रेफर करता हूँ. तो अगर तुमने ऑल टाइम हाई पे शेयर खरीदा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी ही नहीं. सेकंड पॉइंट इज तुमने 5% से ज्यादा अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर दिया है.
ये गलती बहुत 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 लोग करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से, कि भाई ये स्टॉक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अरे बुक वैल्यू 400 है, स्टॉक सिर्फ 100 रुपए कम मिल रहा है, सारा पैसा डाल दो। नहीं करना ऐसा कभी। HDFC AMC बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अमारा राजा बैटरीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ओरो फार्मा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, अभी भी हैं। और ये सारी अपॉर्चुनिटी जिस प्राइस पे मैंने खरीद रखी है उससे भी काफी नीचे गिरी हुई हैं। वेल, हीरो मोटोकॉर्प रिकवर कर गया है अब, लेकिन जब मैंने खरीदा था तो मेरा अभी तक मैं हीरो मोटोकॉर्प पे लॉस में ही हूँ। पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैंने इनमें हद से ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ होता, अगर मैं लालची बना हुआ होता, तो मेरे उस ग्रीड ट्रिगर के बाद फियर ट्रिगर होता कि अरे यार स्टॉक 20% बढ़ गया, मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है, डैम क्या करूं। लिटरली पसीने छूट जाते। अभी नहीं आ रहे, बस एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, बट वैसे लिटरली पसीने छूट जाते। तो ये गलती नहीं करनी है। फॉलो दिस रूल। स्मॉल कैप कंपनी है तो 1.5% से ज्यादा मत डालो। मिड कैप कंपनी है सो 2.5 से 3% मैक्स रखो, और लार्ज कैप कंपनी में 5% इज मैक्स। 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी सिंगल कंपनी में। उससे क्या होगा, तुमने खरीदा, कंपनी 20% भी गिर गई, तुम्हारे पोर्टफोलियो लेवल पे तो सिर्फ 1% का लॉस हुआ ना, कंपनी के 20% गिरने के बावजूद भी। तो ये रूल फॉलो करना है। अगर तुम ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग विल नॉट वर्क फॉर यू। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा वेग हो सकता है तुम्हारे लिए वैलिड ना हो अगर तुम्हारी स्टेबल जॉब हो तो। लेकिन अगर तुम फुल टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, लॉजिकली जो एटलीस्ट मैं फॉलो करता हूँ, मेरे घर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 महीने के एक्सपेंसेस मेरे सेविंग्स अकाउंट पे रहते हैं। मैं वैसे सेविंग्स अकाउंट या FD में नहीं रखता हूँ, मैं डेट फंड में रखता हूँ। बट पॉइंट इज कि मिनिमम 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके पास लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। लिक्विड फॉर्म मतलब जरूरत आई आप चुटकियों में पैसे निकाल पाओ। 1-2 दिन का डीले मैक्स, 2 दिन के अंदर अंदर पैसे आपके हाथ में आ जाने चाहिए। करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में विद इन सेकंड विद इन मिनट्स आ जाएंगे आपके हाथ में। थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, डेट फंड में रखे हुए तो विड्रॉ करोगे 1-2 दिन लग सकता है। मैं डेट फंड में रखता हूँ पर्सनली, बट चॉइस इज योर्स कि आपको कहाँ रखने हैं। तो इमरजेंसी फंड का ना होने पे भी आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। आपकी अगर स्टेबल जॉब नहीं है तो फैमिली के एक्सपेंसेस चलाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस आपको स्टॉक बेचने ही पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, ऐसा भी होता है कि सारे स्टॉक्स ही लॉस में हैं। 2020 का क्रैश या कुछ दिनों पहले तक भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी लॉस में थे। गिरा हुआ स्टॉक और गिर सकता है, उसी तरीके से ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और ज्यादा ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हरकतें बिगाड़ दें। मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल को नहीं हैम्पर होने दूंगा। मुझे पता है अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मैं, जो मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, जो मुझे लॉन्ग टर्म अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, मैं उस गोल के साथ हैम्पर नहीं करूंगा। तो मैं शॉर्ट टर्म के का तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी सी बात है। तो अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो मुझे शॉर्ट टर्म में ही पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को स्टॉक मार्केट के पास ही जाके हाथ फैलाना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत चीज है। अगर आपने कुछ भी पैसा स्टॉक्स में ऐड कर रखा है तो मान के चलो कि 1-2 साल तक वो पैसा ब्लॉक्ड है। मतलब प्रॉफिट है तो निकाल सकते हो, बट वर्स्ट केस में स्टॉक मार्केट काफी नीचे गिर सकती है और उसे रिकवर करने में 1-2 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट मत रहो। जितना भी आपका खर्चा है उसका 6 टाइम्स, 6 महीने का खर्चा एटलीस्ट आपके बैंक में होना चाहिए, कि गलती से आपकी जॉब गई, गलती से, मतलब टचवुड ऐसा ना हो, लेकिन बाय चांस स्टॉक मार्केट क्रैश हुई या आपकी जॉब गई तो आपके पास एक्सपेंसिव पे करने के पैसे हों। अगर होगा तो आप अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाओगे, चिल करके वेट कर पाओगे। एंड फाइनल पॉइंट इज इट्स रिलेटेड टू बेसिकली पेशेंस, कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। सी, अब होता क्या है, एक बंदे का पर्सपेक्टिव सोचो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसने लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पेशेंस रह ही नहीं सकता, वो ज्यादा रिस्की बेट्स ले ही नहीं सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक पर्सन जिसने कुछ अनशंट लोन नहीं ले रखा और उसकी स्टेबल जॉब भी है, वो बहुत अच्छे अच्छे रिस्की डिसीजंस ले सकता है। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के टाइम पे वेट कर सकता है। आपका जो कैडिला हेल्थ केयर है, दैट इज द परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग बेट। मैंने भी थोड़ा सा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है एंड मैं 1-2 साल वेट कर सकता हूँ। आपको स्टोरीज पता होंगी, एक्चुअल भी 4 साल तक मूव नहीं किया था, उसके बाद बहुत अच्छा गेन किया। रिलायंस भी एक टाइम पे 5 साल तक मूव नहीं किया था और ITC भी अभी मूव नहीं कर रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं कि एक स्टॉक बहुत टाइम तक मूव नहीं करता है और फिर अचानक से मूव करता है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास हेज क्या है? हेज दो है, एक पेशेंस, पीछे एक स्टेबल जॉब नहीं है तो एटलीस्ट इमरजेंसी फंड का होना, और दूसरा हेज इज डाइवर्सिफिकेशन।
5% से ज़्यादा आप एक स्टॉक में लगाओगे, वो स्टॉक नहीं बढ़ा या गिरा, तो आपका फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और उसके बाद स्टॉप लॉस आप बुक कर लोगे फॉर नो रीज़न। अच्छा स्टॉक होगा आप और ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे उसको बेच दोगे फॉर नो गुड रीज़न। रीज़न बस यही होगा कि आप डर रहे हो। मार्केट का काम ही है लोगों को डराना और लालच, मतलब लालची बना के उनसे पैसे लेना और फिर डरा के उनका लॉस बुक कराना। मार्केट का यही काम है। तो चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। मेरे लिए पेशेंस काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। और वो पेशेंस किस चीज़ से आता है? स्टेबल जॉब से आता है, इमरजेंसी फंड से आता है, हेल्थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी डाइवर्सिफिकेशन से आता है। प्लस हर स्टॉक को खरीदने का एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। एंड एक बोनस टिप दे रहा हूँ, वो रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उस बंदे से टिप ली है। वो रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मेरा दोस्त सीए है, उसने मेरे को खरीदने को बोला है। वो रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक दोस्त आईआईटीएन है, उसने बोला है कि वो स्टॉक खरीद लो। ये रीज़न नहीं होने चाहिए। खुद से करो, खुद से रिसर्च करो, बिजनेस का आइडिया लगाओ, फंडामेंटल का आइडिया लगाओ। जब तीनों बेसिस पे तुम्हें लगे ना कि हाँ बिजनेस भी ग्रोइंग है, फंडामेंटल भी अच्छे और टेक्निकली भी सस्ता मिल रहा है, जब ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो तब किसी स्टॉक को खरीदो। एंड जब वो स्टॉक तुम खरीदोगे और उसको बढ़ता हुआ देखोगे ना, 1-2 महीने में लॉस हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जब उसको बढ़ता हुआ देखोगे ना, तो तुम्हें भी अंदर से खुशी होगी कि फाइनली ढंग के डिसीजन लेना सीख गया मैं, इस तरीके से। तो यस, वैल्यू इन्वेस्टिंग कुछ स्टॉक्स के लिए वर्क नहीं करती है, लेकिन उन स्टॉक्स में आपको पेशेंस रहना होगा। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ खुद के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। रेपको होम फाइनेंस में मेरा 20-30% का लॉस है, मैं वेट कर रहा हूँ। अमारा राजा बैटरी में मेरा लॉस चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉप में भी ऑलमोस्ट लॉस ही, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। बजाज ऑटो में, ओरो फार्मा में, बायोकॉन में, कैडिला हेल्थ केयर में बहुत सारी वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। मार्केट गिरी है तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है वो भी नीचे आते हैं और जो अंडर वैल्यूड है वो भी थोड़े से और नीचे आ जाते हैं। ऐसा होता है कि जब मार्केट क्रैश होती है या काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आता है तो सारे स्टॉक्स ही नीचे आ जाते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड ये मार्केट का नेचर है। तो यार इस चीज़ को सस्टेन करने के दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले सीखो, थोड़ी नॉलेज अपनी बढ़ाओ, और उसके बाद पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आपकी सारी नॉलेज, लिटरली सारी नॉलेज वेस्ट है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला स्टॉक मार्केट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग में खासकर, कि लिटरली गिव थिंग्स टाइम। टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। आपकी और कोई क्वेरीज है और कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में कर सकते हो। आई वुड रियली लव टू आंसर देम। अभी काफ़ी सारे कमेंट्स लाइंड अप हो गए हैं। आई वॉन्ट टू आंसर देम बाय टू नाइट। आई गेस आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द कमेंट्स। जो स्टॉक से रिलेटेड रिव्यू होंगे उनकी मैं रिव्यू वीडियो बना के डेफिनेटली अपलोड करूंगा। और ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो जाए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।